चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं वासुदेव द्विवेदी एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। पहले की तरह ही मैं ये मान के चलता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे इस कोरोना महामारी के दौर में। तो जहां हम कल बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन को लेकर के, उसके आगे आज हम बात बढ़ाएंगे। रामेश्वर जी, वेरी नाइस। राहुल जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जय भीम, गुड इवनिंग। लखन जी, गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। हाँ, इसमें एमपीपीएससी कवर हो जाएगा सर। नोट्स आपको आज जैसे ही क्लास मेरी खत्म होगी 8 बजे, उसके बाद आप लोगों को मिल जाएंगे। 8 PM पे कल की क्लास का भी और आज के क्लास का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण वो अपलोड नहीं हो पाया। आज जो है आपको जैसे ही क्लास ओवर होती है उसके बाद आपको मिल जाएगा। सर बैच कब तक? अभी तो बैच चालू हुआ है, कंप्लीट होने की बातें क्यों पूछ रहे? दिव्या जी अच्छे से पढ़ाएं। बिल्कुल, कल की क्लास आपने देखी होगी, आपको चीजें समझ में आई। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा आपको, और बेसिक का मतलब ये है कि मैं, आपने कल की क्लास में भी देखा होगा या उससे पहले भी अगर आपने देखा होगा, मैं चीज़ों को बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर के चलता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा जहां पर आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी सुनील जी, पीडीएफ इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इशू के कारण वो अपलोड नहीं हो पाई। आज अपलोड हो जाएगी, आज आपको मिल जाएगी पीडीएफ, कल की क्लास की भी और आज की क्लास की भी। सर शिवपुरी के टीचर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बहुत फी लेते हैं, कोई नहीं। सर हमें नोट्स भी बनाना पड़ता है, इसलिए आप बोलकर ही लिखवा दीजिए। बिल्कुल, आपको मैं बोर्ड पर लिखता हुआ चलता हूं और साथ में मैं समझाता हुआ चलता हूं, और साथ ही साथ मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूं वो सारी की सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में भी मिलेगी। हाँ, अपने नोट्स आप ज़रूर बनाएं क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस बात को याद रखिए कि अपने नोट्स ही आपके आगे चल करके काम आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप ग्वालियर से हैं। हाँ बिल्कुल, आपका एमपीपीएससी भी इसमें कवर हो जाएगा। गोपाल जी हाय। चलिए, यहाँ तक की तो बातें हमारी। हाय, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अब देखिए, आज आते हैं, हम बात करते हैं कल की। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन को लेकर के बात कर रहे थे, और 1956 में कल मैं आपको छोड़ करके चला गया था, ठीक है। इसके आगे की आज हम वापस बात करेंगे। अब देखिए, हमने कल जब बात कर रहे थे तो एक बात की कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, अब हमारे पास एक नई व्यवस्था को डेवलप करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, और बहुत सारे राज्य जो है इस बारे में डिमांड कर रहे थे कि सर जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, वो लैंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए। ये डिमांड बेसिकली साउथ इंडियन स्टेट से उभरना चालू हुई। लेकिन इसी समय भारत का एकीकरण कर रहे व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सारी समस्याओं को समझ रहे थे कि अगर हम स्टार्टिंग पर ही, अभी तो हमारा भारत क्या हुआ है, बना है, और बनते ही अगर हम भारत को लिंग्विस्टिक बेस पर अर्थात भाषाई आधार पर बांट देंगे तो कहीं ना कहीं भारत की एकता और समरूपता पे प्रभाव पड़ेगा, और भारत कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, भाषाई बंधन में बंध करके रह जाएगा, और स्टेट अलग अलग हो जाएंगे, उनकी ग्रुपिंग होना चालू हो जाएगी। और इसी बात को समझते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस विषय में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक कमीशन बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं लैंग्विस्टिक बेसिस पर, क्या करने के लिए, लैंग्वेज के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के उन्होंने कमेटी की बात कही। और सन 1948 में
1948 में धर कमीशन धर आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं उसके बाद 1948 में, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही भारत आजाद होता है, साउथ इंडियन स्टेट्स जो है लैंग्विस्टिक बेस पर कहते हैं कि हमारा जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। और इस बात को लेकर के बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने क्या किया, 1948 में धर कमीशन एस.के. धर की अध्यक्षता में क्या बना दिया? धर कमीशन बना दिया। एस.के. धर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। ये आपको कहां पर दिखेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं एस.के. धर, और इनकी अध्यक्षता में हमने बना दिया एक धर कमीशन और इनसे कहा कि आप जाएं और जा करके आप फाइंड करके आए वो पॉसिबिलिटीज कि हम लैंग्विस्टिक बेसिस पर क्या स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। और एस.के. धर ने क्या किया, इस विषय को लेकर के वो चले और उन्होंने इस विषय में काफी सारा अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने लैंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट के फॉर्मेशन को मना कर दिया और कहा कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 15 नवंबर 1950 को भारत गठन हुआ था। ठीक है गोपाल जी, उसकी भी बात हिंदी में भी लिखते चलूंगा। हाय ज्ञानेंद्र जी, थैंक्स सर। जेल पैरी, बिल्कुल हाँ वो भी होगा। गुड इवनिंग गोपाल जी। सर फी देखिए वो आपको ऐप में पता चल जाएगी। और सैटरडे शायद सर की क्लास नहीं रहती, ये आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए इस कमेटी पे 3 मेंबर थे। एक थे आपके जगत नारायण लाल और तीसरे व्यक्ति थे पन्ना लाल। और इन तीनों को क्या किया गया, इसका जिम्मा दिया गया कि आप जाएं और जाकर के भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की जो पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में सर्च करें और ये बताने का हमको प्रयास करें कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हमारे लिए अनिवार्य है या नहीं। अगर हम करते हैं तो इससे हमको किस प्रकार की समस्याएं आती हैं या किस प्रकार की समस्याएं नहीं आती। इसके बाद इस कमेटी ने क्या किया, दिसंबर 1948 को, ठीक है किस दिन, दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसने रिपोर्ट क्या कर दी, रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी दिसंबर 1948 को। ये देखिए, हाँ एक बात और यहां पर नोट करिएगा, इसका गठन हुआ था आपका जून 1948 को और दिसंबर 1948 को इसने क्या कर दिया, रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी। और रिपोर्ट सबमिट करते ही इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम लैंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर लैंग्विस्टिक बेसिस पर हम राज्यों का फॉर्मेशन करते हैं तो अभी नए बने हुए भारत के लिए इससे समस्या होगी, बल्कि हमें लैंग्विस्टिक बेसिस के अलावा इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन करें। यह बात किसने कह दी, एस.के. धर की अध्यक्षता वाली धर कमीशन ने यह बात कह दी। और जैसे ही यह बात कही तो यहां से एक बात की पॉसिबिलिटीज तो समाप्त हो जाती है कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे। लेकिन जैसे ही यह घटना घटी, यह घटना घटने के बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद भारत में आंदोलन और तीव्र हो गए और उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम आंदोलन करेंगे जब तक स्टेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। और इसी दबाव में आकर के अगली कमेटी का गठन किया गया
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ में आए हमारे पट्टाभी सीतारमैया, जिसे कहा गया JVP कमेटी के नाम से आप जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? JVP समिति के नाम से जानते हैं। और क्या कर दिया गया? JVP समिति का गठन कर दिया गया। यहां पर आप देखिए, JVP कमेटी का जैसे ही गठन किया गया, इस कमेटी में 3 मेंबर्स थे। देखिए कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपसे मेंबर्स के नाम पूछ लेता है। जे का मतलब है यहां पर आपका जवाहरलाल नेहरू, V का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ में है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। और ये तीनों लोगों को कहा गया कि अब आप जाएं और जाकर के क्या करें, स्टेट्स को लैंग्विस्टिक बेसिस पर अगर हमें स्टेट्स का फॉर्मेशन करना है तो उसकी पॉसिबिलिटीज को सर्च करें और आकर के हमें बताएं कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। अब 1948 में ही जब इसकी रिपोर्ट आती है दिसंबर में, मतलब धर कमीशन की, उसी टाइम पर दिसंबर 1948 में ही फॉर्मेशन कर दिया जाता है किसका? फॉर्मेशन कर दिया जाता है आपका JVP कमेटी का। अब JVP कमेटी क्या करती है? JVP कमेटी भी लैंग्विस्टिक बेसिस पर यह जानने की कोशिश करती है कि क्या हमको भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात के बारे में मालूम था कि जो हमने प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासतों को मिलाकर के जिस भारत का एकीकरण किया है और उसमें इतनी सारी समस्याएं आई हैं, तो क्या ये व्यक्ति इस बात को लेकर के राजी हो जाएंगे कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करें? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया जैसे लोग हैं, और उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के गठन का पूरा अनुभव है, तो ये क्या करेंगे? ये अपनी इस बात को लेकर के आएंगे और ये कहेंगे कि सर हमें क्या करना चाहिए। अप्रैल महीने में, अप्रैल 1949 के दिन ये क्या कर देंगे? अपना रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। और जैसे ही ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उस रिपोर्ट में क्या करेंगे? इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को अस्वीकार कर दिया और कहा कि राज्यों का गठन जो है भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। विजय सर आप कहां से? मैंने आप लोगों को कल बताया था मैं जबलपुर से हूं। इस पे मत रहिए कि मैं कहां से हूं। विक्रम जी हाय, बिल्कुल इतना परेशान मत होइए, जबलपुर से हूं मैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम हो, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर जिसका नाम है संस्कार धानी भी हम कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और वहीं से 18 किलोमीटर की दूरी पर धुआंधार वाटरफॉल है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है। तो नर्मदा जी के किनारे से मैं बिलोंग करता हूं, जबलपुर से। और बस इतना याद रखिए कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, कहां से हैं इन बातों को लेकर के परेशान मत होइए। बता दिया हंसल जी, मैं जबलपुर से हूं। जबलपुर में एक छोटा सा कस्बा है, मोहल्ला, उसका नाम है ग्वारी घाट। मैं वहां पे रहता हूं, मेरा घर वहां पे है। ठीक है, तो जबलपुर ग्वारी घाट से हूं। बिल्कुल आप खजुराहो से हैं, नैनिका जी। चलिए आते हैं आगे की बात, हम अपनी आगे बढ़ाते हैं। देखो बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन जब तक मैं आ रहा हूं, अभी आपको जितना मिल रहा है तो आप क्या करें, इसे नोट करते हुए चलें।
अब देखिए, जेबीपी कमेटी का गठन किया गया दिसंबर 1948 में। जैसे ही धर कमीशन की रिपोर्ट आती है, वापस क्या हो जाता है, वापस जो है विद्रोह चालू हो जाता है और 1949 में ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं। जैसे ही ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, उसके बाद और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी लैंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। यहां पर बात क्लियर है कि इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को नहीं माना और कहा कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होने से अच्छा है एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर। मतलब जैसी बातें धर कमीशन ने कही थी, सेम टू सेम बातें ये भी कहते हुए आगे चले जाते हैं। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक व्यक्ति हुए साउथ इंडिया में, जहां आज आप क्या देखते हैं, आंध्र प्रदेश। पहले कभी वो किसका, वो आपको पहले दिखाई देता है एक राज्य के रूप में मद्रास के साथ जुड़ा हुआ। वहां पर एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी रामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु ने क्या किया, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स ही सबसे ज्यादा क्या कर रहे थे, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे। और पोट्टी श्रीरामुलु ने यहां पर आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया, या हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। और इस हंगर स्ट्राइक में 56 डेज इन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक की, और 56 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जैसे ही इनकी डेथ होती है, पूरे के पूरे साउथ इंडिया में क्या हो जाता है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के मांग और तेज हो जाती है और आंदोलन उग्र हो उठता है। और उस रीजन पर बहुत सारी क्या होने लगती है, आगजनी होने लगती है, जिसके कारण तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी डेथ के 3 दिन बाद ही क्या कर दिया, 3 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि हम भाषाई आधार पर क्या करेंगे, अलग करके आंध्र प्रदेश को एक राज्य बनाएंगे। मतलब इसके 3 दिन बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, 15 और 3 18 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्य के गठन की बात मान ली, और उन्होंने अलग राज्य आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने की बात कह दी। और आगे चल करके 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर या हम कहें लैंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य निकल करके सामने आ जाता है। ठीक है, प्लीज सर, एक तरफ से पढ़ाई है और नोट से लिखते जाइए, जैसे हम रिटर्न नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। प्लीज मेरी बात जल्द से जल्द, बिल्कुल मैं इसीलिए बिल्कुल क्या कर रहा हूं, सीधे सीधे आकर के आपको बातें बता रहा हूं। नोट्स जैसे ही मेरी क्लास आज खत्म होती है, उसके तुरंत बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक टॉपिक एक तरफ से ही चल रहा है। ठीक है, यहां पर टॉपिक बिल्कुल कल के भी आज मिल जाएंगे आपको नोट्स। बिल्कुल योगेश जी, आईएएस बनना है, बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आईएएस बने। और मैं तो चाहता हूं कि मेरा हर एक छात्र क्या बन जाए, आईएएस बन जाए। मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप आईएएस बनते हैं। ये एसएससी नहीं, ये एमपी जीके स्पेशल है, और ये क्या है, एमपी के लिए है।
एसएससी के लिए देखिए अभी जो मैंने कुछ बातें बताई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, वो आपको आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे आकर के बात करते हैं। आंध्र प्रदेश का क्या हो गया, 1 अक्टूबर 1953 को लैंग्विस्टिक बेसिस पर अर्थात भाषा के आधार पर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। यहां मैंने बताया पोटी श्री रामलू जैसे ही डेथ करते हैं भाषाई आधार पर क्या हो जाता है, भाषाई आधार पर राज्यों को आपको देखने को मिलता है गठन प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करते हैं, भारत के और दूसरे राज्यों में क्या हो जाता है, भारत के दूसरे राज्यों की तरफ से भी मांग आ जाती है और भारत के दूसरे राज्य कहने चालू कर देते हैं कि सर हमारा भी क्या करें, हमारे लिए भी भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन किया जाए और इसकी बात जल्द से जल्द मानी जाए। और इसी बात को ध्यान रखते हुए दिसंबर 1953 को, मतलब अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1953 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। राज्य पुनर्गठन, सॉरी, आयोग का यहां पर गठन कर दिया गया और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली। और फजल अली की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का, या हम कहेंगे सर कमीशन का क्या कर दिया गया, फॉर्मेशन कर दिया गया। क्योंकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे, इसीलिए हम कई बार क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि फजल अली आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब 22 दिसंबर 1953 को जैसे ही हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का क्या किया, फॉर्मेशन किया, इससे हमने कहा कि आप जाइए और लैंग्विस्टिक बेसिस पर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के बात कीजिए और ये बताइए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना सही होगा या नहीं होगा। फजल अली के साथ साथ यहां पर क्या किया गया, दो और लोगों को, एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और साथ में के एम पनिक्कर को क्या किया गया, इसका मेंबर बना दिया गया। अब देखिए यहां पर तीन व्यक्ति हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, आप लोग कहते हो सर फिर हिंदी में नहीं लिखते। सबसे पहले फजल अली, दूसरे व्यक्ति एच एन कुंजरू, तीसरे व्यक्ति हैं आपके के एम पनिक्कर। ठीक है, के एम पनिक्कर। और इन तीनों की क्या किया जाता है, इन तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है और इस कमेटी से कह दिया जाता है कि आप जाकर के क्या करें, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की पॉसिबिलिटीज को तलाश करें और हमें बताएं कि लैंग्विस्टिक बेसिस पर क्या राज्यों का गठन करना सही है या नहीं है। और इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने लगभग 2 साल तक मेहनत की और 2 साल की मेहनत के बाद 30 दिसंबर, कई जगह आपको 29 दिसंबर भी मिल जाएगा, 30 दिसंबर 1955 को
1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि लैंग्विस्टिक बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, लैंग्विस्टिक बेसिस पर भी हम गठन कर सकते हैं राज्यों का, और लैंग्विस्टिक बेस को जो है राज्य गठन का एक आधार बनाया जा सकता है। लेकिन साथ में फजल अली कमीशन ने कहा कि अगर हम एकमात्र ये ना समझें कि ये भाषा के आधार पर ही हमको राज्य का गठन करना है, बल्कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ में रिसोर्सेस को भी ध्यान में रखना है, और सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को इसने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और 1955 को जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसमें यह बात कही कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। इसने अपनी रिपोर्ट में साथ में भारत सरकार को सुझाव दिए कि हमें 16 नए राज्य मतलब स्टेट और साथ में 3 यूनियन टेरिटरी का गठन करना चाहिए नए भारत में। यहां तक की बात हो गई, ठीक है। क्या मैं आपको यहां तक की चीजें समझा पाया? एक बार कमेंट करके बताइए, यहां तक की बातें क्या आपको समझ में आई? मैं यहां तक आपको समझा पाया? तो अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आगे चलता हूं। अब चलिए, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 30 दिसंबर 1955 को, और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें भारत में 16 नए राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज का क्या करना चाहिए, गठन कर देना चाहिए। भारत सरकार ने क्या किया, इसकी बात को लेकर के जब सदन में पहुंचे तो सदन में इस पर लेकर के बहस हुई, और सदन में इनकी सारी की सारी बातों को मान लिया गया। और संसद ने जब इनकी सभी बातों को मान लिया और उस पर थोड़ा बहुत क्या किया, संशोधन किया, और उस संशोधन को क्या किया, जैसे ही संशोधन कर दिया, उस संशोधन को मानते हुए इन्होंने कहा कि अब हमें जो है नए राज्यों का गठन करना चाहिए। और 1 नवंबर 1956 के दिन, 1 नवंबर 1956 को इंडिया में 14 स्टेट, 14 मतलब राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, यूटी, या इसे आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहलाता है आपका, केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। इसको क्या किया दिया, गठन कर दिया। देखिए, आप लोगों ने पीछे देखा कि फजल अली आयोग ने क्या कहा था। फजल अली आयोग ने तो सिर्फ ये बात कही थी कि सर आप क्या करें, 14 की जगह जो है 16 स्टेट्स का फॉर्मेशन करें, और यूनियन टेरिटरी 3 कही थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य, भारत को 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इसी दिन निकल करके आया हमारा मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया, मध्य प्रदेश का गठन हो गया, और मध्य प्रदेश को गठित करके एक नए राज्य के रूप में ला दिया गया। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया नए राज्य के रूप में। जिस दिन मध्य प्रदेश बन करके तैयार हो रहा था, इस दिन मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या थी या जिलों की संख्या, हम कहेंगे यहां पर 43 जिले थे मध्य प्रदेश में, और 8 संभाग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई बुकों में आपको 9 मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पर कितने थे, आपको यहां पर 8 संभाग देखने को मिलेंगे।
अरे ग्रेट वेट कुछ नहीं, पढ़ने पे ध्यान दो और इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या कहा है, 15 मिनट का मैं टाइम देता हूं आखिरी में, आप लोगों से दिल खोल के बात करता हूं। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने का, लेकिन बार बार क्या है, बार बार जो है अगर मैं कमेंट लेता रहूंगा तो हम आगे क्लास में नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग बुरा मत माना करिए, जैसे ही मेरे पास टाइम आएगा आखिरी का 15 मिनट मैं क्या कर दूंगा, आपसे बातें कर दूंगा। क्या बना दिया गया, डिवीजन बना दिए गए। ठीक है, तो 8 संभाग और 43 जिलों के साथ जो है क्या हुआ, मध्य प्रदेश एक नए राज्य के रूप में निकल करके सामने आता है 1 नवंबर 1956 के दिन। इस दिन क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। अब देखिए कल जो मैंने बातें की थी उसमें समझिए कि हमने क्या किया था, हमने भारत का संविधान लागू होने के बाद एक व्यवस्था की थी जिसे हमने नाम दिया था पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट बी स्टेट और साथ में पार्ट सी स्टेट। इन 3 पार्ट्स में हम मध्य प्रदेश को देखते हैं। पार्ट सी वाले में हम क्या क्या देख लेते हैं, विंध्य प्रदेश और भोपाल को भी, भोपाल भी किसका भाग था, पार्ट सी का ही स्टेट था। पार्ट ए का स्टेट हमने कैसे बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पार्ट ए के जो फॉर्मेशन का तरीका था उससे हमने क्या किया था, वो इसलिए बनाया गया था कि वो ऐसे प्रांत जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था और वहां पर क्या थी, असेंबली थी, या हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उस जगह को हमने पार्ट ए पे रखा था। पार्ट बी में ऐसे स्थानों को हमने शामिल किया था जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब देसी रियासतें थी, लेकिन वहां पर क्या था, ब्रिटिश सुप्रीमेसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली थी। और पार्ट सी का जो भाग था, यहां पर क्या था, देसी रियासतें, या हम कह सकते हैं इस रीजन पर ब्रिटिश के ऐसे प्रांत थे जहां पर कमिश्नरी थी और साथ में देसी रियासतें थी। इन रीजन को हमने कहां पर शामिल कर दिया, पार्ट सी में। अब देखिए ये 1 नवंबर के बाद चेंजेस क्या आए, ये समझिए। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एमपी, ठीक है, मतलब इसको हम कहेंगे मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के गठन के बाद आए परिवर्तन। इन क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन आए, क्योंकि बार बार यहां से क्या करता है एग्जामिनर, चाहे एमपीपीसीएस हो चाहे एमपीएसआई हो, वो आपसे क्या कर देता है, क्वेश्चन कर लेता है। ठीक है, तो इस रीजन को क्या कर दिया गया, बना दिया गया। तो आ जाइए अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि हम, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश में क्या 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 आ गए, बदलाव आ गए। चलिए अब देखिए पार्ट ए में चेंजेस क्या क्या है। पार्ट ए में जो चेंजेस आए, यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। एक है अकोला, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चांदा और भंडारा। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हमने क्या कर दिए, ये 8 डिस्ट्रिक्ट हमने दे दिए महाराष्ट्र को। ये कहां पर चले जाते हैं, तो ये हो जाते हैं मर्ज इन महाराष्ट्र। उस समय पे महाराष्ट्र नहीं था, एक्चुअली स्टेट का नाम बॉम्बे था। आप क्या कह सकते हो उसे, बॉम्बे था या बंबई में चले जाते हैं, मिला दिया गया। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि पार्ट ए के 8 डिस्ट्रिक्ट, ये 8 जो डिस्ट्रिक्ट हैं,
ठीक है, कौन कौन से? अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, यावतमाल, नागपुर, चांदा और भंडारा। इनको क्या किया गया? इनको मर्ज कर दिया गया। कहां पर? महाराष्ट्र में या तत्कालीन बंबई प्रांत में कर दिया गया। अब देखिए, यहां से जैसे ही हम देखते हैं हमको दिखाई देता है एक प्रिंसली स्टेट है, उसका नाम है मकडाई। ठीक है, कौन सा है? मकडाई। या इसे मकराई आपको कहां पर लिखा मिलेगा? इंग्लिश में मिलेगा। मकडाई एकमात्र ऐसा प्रिंसली स्टेट है या हम कह सकते हैं देसी रियासत है जिसे कहां पर शामिल किया गया? इसे मिला दिया गया इन एमपी। ये एकमात्र रियासत है किसकी? पार्ट ए की एकमात्र रियासत है मकडाई, जिसे कहां पर मिलाया गया? एमपी में मिलाया गया। बाकी इस रीजन पर अवस्थित जैसे नागपुर हो गया, आपको बिलासपुर दिखाई देता है, इस रीजन की सभी रियासतों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। वो अभी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है? मकडाई है। और मकडाई को उस समय पर मिलाया कहां गया था? उस समय यहां पर डिस्ट्रिक्ट था होशंगाबाद, उस जगह पर इसको मर्ज किया गया था। अब देखिए, जो होशंगाबाद में ये मकडाई आया था, वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए किस जिले में है, तो आपका आंसर होगा ये अभी हरदा जिले में है। क्योंकि अभी आगे चल करके हम क्या देखेंगे? होशंगाबाद से अलग करके हमने क्या कर दिया? एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया, और वो क्या बन गया हमारा? होशंगाबाद से अलग होकर के हरदा। और वर्तमान समय में जो हमारा मकडाई रियासत है वो किसका पार्ट है? हरदा जिले का पार्ट है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। नोट्स आज 8 बजे डल जाएंगे, आपको क्लास ओवर होते ही। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ डल जाएगा, आप लोग परेशान मत हो। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, एमपीपीएससी के लिए भी ले सकते हैं मयंक जी। हाँ नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। जैसे ही क्लास ओवर होगी, कल का और आज का दोनों नोट्स हो जाएगा। जब भी मैं क्लास लेने आऊंगा, क्लास के जस्ट बाद आपको उसका पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी इसलिए नहीं डाला गया। यहां तक की बातें मैं समझू आप लोगों को समझ में आ गई। पार्ट ए का जो पोर्शन था वो क्या हुआ? आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, पार्ट ए वाला जो मैंने कहा कि पार्ट ए स्टेट जो है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? जैसे हमने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का नाम दिया था। सेंट्रल प्रोविंस और बरार में क्या चेंज आया? तो देखिए, मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को जो परिवर्तन आया, उसमें अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, यावतमाल, और यावतमाल के साथ साथ हमने क्या किया? नागपुर, चांदा और भंडारा को किसे दे दिया? महाराष्ट्र को दे दिया। और इस रीजन पर अवस्थित एकमात्र देसी रियासत थी जिसका नाम था मकडाई। मकडाई रियासत आज वर्तमान समय में कहां पर है? वर्तमान समय में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में शामिल की गई, मतलब 1956 में। उसके बाद ये अभी अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट टाइम कहां पर दिखाई देगी? हरदा डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम क्या करते हैं? आगे चलते हैं। देखिए, मैं बुक एमपीपीएससी के लिए जितने मैं नोट्स आपको देता चलूंगा वो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए। बेसिक से लेकर के मैं इतना करवा दूंगा कि आपका कोई भी एग्जाम आए, अगर एमपी से क्वेश्चन चाहे मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो, आपका कोई भी क्वेश्चन वहां से छूटेगा नहीं। देखिए, आप किताब या बुक के लेकर के अगर बात करें हम, तो बुक मार्केट में ऐसी कोई है नहीं जो क्या करती हो, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को कवर करती हो। मैं भी जब एमपीपीएससी के लिए एग्जाम्स देता हूं और जब मेंस देने जाता हूं, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। और पिछले 10 सालों में मैंने क्या किए? धीरे धीरे करके अपने नोट्स को अपडेट किया और आज यहां पर पहुंचा कि मैं आप लोगों को वो नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूं और शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। इतनी बातें हो गई यहाँ की। अब चलते हैं आगे, और आगे चल करके बात करते हैं कि पार्ट बी में क्या चेंज आया। ठीक है, आ जाइए। अब चेंज देखते हैं कहां पर? पार्ट बी में।
जो पार्ट बी स्टेट, या इसी को हमने क्या नाम दिया था, सेंट्रल इंडिया, या इसी को हम कहते हैं मध्य भारत, यहां पर चेंज क्या आया। तो आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, उस ये है आपका सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा थी कहां की, तब ये थी, आपको देखने को मिलेगा भानपुरा तहसील है, भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश, या इसे मध्य प्रदेश तो है ही, इसे समझिए आप मंदसौर। बात क्लियर है। मैंने कहा कि पार्ट बी में सुनेल टप्पा आपको क्या दिखाई देती है, एक तहसील दिखाई देती है मंदसौर की। तो मंदसौर में क्या है, भानपुरा, और भानपुरा तहसील के अंदर एक गांव है और उस गांव का नाम है सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा। और इस सुनेल टप्पा को हमने क्या किया, इस सुनेल टप्पा को हमने दे दिया राजस्थान को। ठीक है, ये सुनेल टप्पा कहां चला गया, सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश का पार्ट था, ये मर्ज हो जाता है, मर्ज इन राजस्थान। ऐसे कहां पर चला गया, राजस्थान में। ये पार्ट कहां का था, तो मंदसौर जिला है, और उस जिले की तहसील है भानपुरा, और भानपुरा का एक गांव था सुनेल टप्पा। और इस सुनेल टप्पा को हमने क्या किया, इस सुनेल टप्पा को हमने 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो दे दिया किसके पास, राजस्थान को हमने दे दिया। अब देखिए, राजस्थान को जब हमने दिया तो राजस्थान से हमको कुछ मिलना चाहिए, हमें राजस्थान से भी कुछ मिलना चाहिए। तो राजस्थान से हमें बदले में क्या मिला, तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है कोटा। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिस्ट्रिक्ट है। कोटा आज किसके लिए जाना जाता है, कोचिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और साथ में ही कोटा जाना जाता है अपने मार्बल्स के लिए और पत्थर के लिए। ठीक है, तो आप हर जगह भारत में पत्थर देखते हैं, कोटा के पत्थर सबसे ज्यादा फेमस हैं, रॉक्स के लिए जाना जाता है, और वो रॉक्स किस काम आती हैं, बिल्डिंग वर्क्स के लिए काम आती है। अब देखिए, कोटा में तहसील थी सिरोंज। ठीक है, कोटा में तहसील है सिरोंज, और ये सिरोंज किसको मिल जाता है, मर्ज इन एमपी। ठीक है, एमपी में भी कहां मिलाया जाता है इसे, तो एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है विदिशा, और इस विदिशा में क्या किया जाता है, इसे मिला दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई कि पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में चेंज आया सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा क्या था, भानपुरा तहसील मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था, जिसे हमने किसे दे दिया, राजस्थान को, और ये किसका पार्ट बन गया, राजस्थान का पार्ट बन गया। तो वहीं कोटा जिला कहां पर, राजस्थान का, कोटा जिला राजस्थान से हमको क्या मिला, कोटा जिला राजस्थान से हमको सिरोंज तहसील मिली, और इस सिरोंज को हमने क्या किया, ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का एक ब्लॉक है, और इसे हमने मर्ज कर दिया कहां पर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में मर्ज कहां पर किया, विदिशा डिस्ट्रिक्ट पर। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए, पूरी पीडीएफ नहीं मिलेगी, बल्कि हमें क्या मिलेगा, जो क्लास होगी वो मैं आपको देता हुआ चलूंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज आप लोग आगे भगने लगेंगे। चलिए, कमेंट को छोड़िए और अब आप चलते हैं हम आगे। ठीक है, और आगे की चीजों को अब हम देख लेते हैं, और आगे की बात करते हैं कि अब क्या क्या चेंजेस आए। यहां तक की बातें आप लोगों की क्लियर हो गई। यहां तक सारी बातें क्लियर है ना, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। और देखिए, जो पार्ट सी का रीजन था, या जैसे हमने पार्ट सी स्टेट कहा था, जिसमें हमने क्या कहा था, विंध्य प्रदेश है। विंध्य प्रदेश में क्या क्या था, एक तो रीवा रियासत थी, और छोटी छोटी 38 रियासतें थी, एक पन्ना रियासत बड़ी थी, और दूसरी कौन सी थी, दूसरा आपको बुंदेलखंड की तरफ का रीजन दिखाई देता है। तो उन सभी को क्या किया गया, एज इट इज मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। हाँ जी सुनील जी, क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बताइए।
जल्दी कमेंट करिए जो नहीं। धन्यवाद एमडी जी। क्या समझ में नहीं आया कमेंट करिए। नहीं गुरुजी तो आपने कहा है, उससे पहले ओके गुरुजी कहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और आगे चल करके अगली बातें करते हैं। आ जाइए। आप देखिए, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बन करके तैयार हो गया। 1 नवंबर 1956 हमारा क्या बन गया? मध्य प्रदेश बन करके तैयार हो गया। अब ये जो मध्य प्रदेश बना, तो इसमें आप लोगों को मालूम है कि कौन कौन शामिल है। इसमें साथ में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ठीक है, यहां पर अभी क्या है, यहां पर छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अब चलिए हम देखते हैं 1 नवंबर के बाद आगे चेंजेस क्या है। जब मध्य प्रदेश बन करके तैयार हुआ तो हमें मालूम है इस टाइम पर मध्य प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट थे और साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, मैंने कहा था 8 संभाग थे या 8 डिवीजन थे। ठीक है, क्या थे? डिवीजन। अब देखिए आगे जैसे ही हम पहुंचे तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों से किसकी मांग उठने लगी? एक डिस्ट्रिक्ट्स की मांग उठने लगी कि हमें भी क्या चाहिए, अलग से जिला चाहिए। और इसी क्रम में क्या किया गया, इन द ईयर ऑफ 1972 में 1972 में 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन किया गया। दो नए जिले बनाए गए। ठीक है, 1972 में क्या कर दिया गया, 2 नए जिले बना दिए गए। ठीक है, 26 जनवरी के दिन, ये टाइम दिन कौन सा है, अगर आपसे कभी क्या बना पूछ लिया जाए तो 26 जनवरी को क्या किया गया, 2 नए जिले बनाए गए। 2 नए जिलों में से निकल कर के आया, एक तरफ था सीहोर। ठीक है, और सीहोर से नया जिला बनाया गया भोपाल को। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भोपाल जो है जब मध्य प्रदेश की राजधानी बना तो क्या वो आपको जिले के रूप में दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये कब बना, 26 जनवरी 1972 के दिन भोपाल सीहोर से कट करके एक नया जिला बना। उस टाइम तक ये क्या था, उस टाइम तक ये आपको क्या दिखाई दे रहा था, उस टाइम तक ये पूरा का पूरा रीजन भोपाल वाला आपको सीहोर के अंदर दिखाई देता है। साथ में एक और परिवर्तन आया, और परिवर्तन आया दुर्ग, जो आज छत्तीसगढ़ का जिला है। दुर्ग से अलग होकर के, ठीक है, यहां पर होशंगाबाद से अलग होकर के, दुर्ग से अलग होकर के एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, इसका नाम था राजनांदगांव। ठीक है, इतना चेंज कब आ गया, 1972 में। और 26 जनवरी के दिन 2 नए जिले बनाए गए, एक तो सीहोर से भोपाल बनाया गया और दूसरा दुर्ग से राजनांदगांव बना दिया गया। बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा का पूरा एमपी पढ़ाऊंगा और पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, अलग से जो है उनके बारे में क्या करेंगे, मैप बना करके। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं और आगे चेंजेस आए इन द ईयर ऑफ 1980 में। 1980 में देखिए ऐसा कौन सा बदलाव आया, तो 1980 में 2 नए डिवीजनों का फॉर्मेशन किया गया। क्या निकल कर क्या है, डिवीजन या संभाग बना दिए गए 1980 में। जो इस टाइम पर 2 नए संभाग निकल करके आते हैं, उसमें एक संभाग हमको दिखता है चंबल और दूसरी तरफ हमको संभाग दिखता है बस्तर, जो आज छत्तीसगढ़ का पार्ट है। और इस तरह से अब मध्य प्रदेश में 1980 के टाइम तक क्या हो गया, तो 1980 में अब एमपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए 45 और हमारे पास संभाग कितने हो जाते हैं, तो वहां पर 8 और साथ में 2 मिलाकर के संभागों की संख्या 10 हो जाती है। कितने संभाग हो गए, 10 संभाग हो गए। ठीक है, इतनी बातें कब तक की थी, 1980 तक की।
अब देखिए अगला चेंज आता है 1982 में। 1982 में आगे चल करके एक नया परिवर्तन आता है, और परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि इस टाइम पर बी आर दुबे की अध्यक्षता में बी आर दुबे की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, एक कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, और इस कमेटी को नाम दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ठीक है, क्या बनाई जाती है, जिला पुनर्गठन समिति का गठन कर दिया गया। इतनी बात क्लियर है। यहां पर क्या बना दिया गया, यहां पर जिला पुनर्गठन समिति डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है 1982 में बी आर दुबे की अध्यक्षता में, और इनसे कहा जाता है कि आप जाएं और आप जाकर के क्या करें, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन को लेकर के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसकी चर्चा करें और उसे देखें। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ की तरफ की रीजन आपको दिखाई देता है, वहां के लोगों ने अलग जिले की मांग को उठाया और उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, अलग से डिस्ट्रिक्ट चाहिए, और अगर आप अलग से डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इसी के कारण क्या किया गया, 1982 में बी आर दुबे की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, या हम कहेंगे जिला पुनर्निर्माण समिति का गठन कर दिया गया। और इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने आगे चल करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं लिया गया, संज्ञान नहीं लिया गया, और किसी भी नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन नहीं किया गया। अब देखिए 1998 में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, 1998 में क्या होगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होगा। इलेक्शन से पहले इस समय मध्य प्रदेश के सीएम है दिग्विजय सिंह। यहां पर सीएम कौन है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के सीएम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह सीएम है, और दिग्विजय सिंह ने क्या किया, जो रिपोर्ट दी थी बी आर दुबे कमेटी ने, ठीक है, बी आर दुबे कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इसी समिति की रिपोर्ट को आधार बनाया, और 1998 में क्या कर दिया गया, इसी की रिपोर्ट को आधार बना करके 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर दिए गए, मतलब 10 नए जिलों का गठन किया गया। अब देखिए हमको आसानी इस बात की हो गई कि हमको ये 10 के 10 जिले याद नहीं करने हैं। ठीक है, क्या करना है, हमको ये 10 के 10 जिले याद नहीं करने हैं, बल्कि क्या करना है, हमको क्या कर देना है, 10 के 10 जिलों की जगह हमको बस ये याद करना है कि मध्य प्रदेश की तरफ कौन से थे। तो गनीमत ये रही कि मध्य प्रदेश के हिस्से में सिर्फ क्या आया, 4 नए डिस्ट्रिक्ट निकल करके सामने आते हैं। ठीक है, कौन से आएंगे, 4 नए डिस्ट्रिक्ट निकल करके सामने आ जाएंगे। अब देखिए 4 नए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से सामने आते हैं, उनको हम देखते हैं कि किससे कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी आर दुबे की कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर मध्य प्रदेश में 1998 में कितने न्यू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, 10 नए जिले बनाए गए। उन 10 नए जिलों में से 4 कौन से हैं, मध्य प्रदेश में है, और उनके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा बनाया गया, एक तो बनाया गया खरगोन से बड़वानी। ठीक है, खरगोन से अलग होकर के एक नया जिला बनता है, जिले का नाम क्या है, बड़वानी। जबलपुर से अलग होकर के
ठीक है, जबलपुर से अलग करके किसे बना दिया गया? तो जबलपुर से अलग होकर के जिला बना कटनी। कब बन रहा है? 1998 में, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ? मंडला से अलग होकर के एक नया जिला बनता है और नाम है उसका डिंडोरी। मंडला से जिला बना डिंडोरी, और यहीं पर होशंगाबाद से अलग होकर के जिला बन, सॉरी, मुरैना से अलग होकर के जिला बनेगा श्योपुर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, इतनी बातें क्या हो गई? इतनी बातें आपको यहां तक की क्लियर हैं? मैंने कहा देखिए 1998 में बी आर दुबे, या कई जगह आपको लिखा मिल जाता है दबे समिति। ठीक है, क्या मिलेगा? दबे। तो बी आर दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या हुआ? खरगोन से बड़वानी, जबलपुर से कटनी और मंडला से डिंडोरी और मुरैना से श्योपुर 1998 में बना दिए गए। अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि यहां पर कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। सर 4 जिला क्यों? देखिए बनाए तो 10 गए थे, 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए गए थे, लेकिन हमें किसको याद करना है? एमपी के एग्जाम को लेकर के चलना है, और इसलिए हमें सिर्फ याद करने के लिए 4 जिले हैं। क्योंकि जो मध्य प्रदेश की तरफ वाला एरिया है उसमें वर्तमान समय में 1998 में दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो जिले बनाए गए थे उसमें से कितने जिले मध्य प्रदेश में? 4 जिले हैं। यहां पर एक परिवर्तन और आया, और ये परिवर्तन क्या था? डिवीजन। डिवीजन मतलब संभाग, और यहां पर क्या बना दिया गया? 2 न्यू डिवीजन फॉर्म्ड कर दिए गए। ठीक है, क्या हुआ? 2 नए आपको यहां पर जिले मिलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है? तो 2 नए आपको अलग अलग जिले दिखाई देते हैं, और 2 नए डिवीजन आ जाएंगे यहां पर। और देखो यहां पे पूछा जा सकता है कि 1998 में जो मध्य प्रदेश में 2 नए डिवीजनों का फॉर्मेशन हुआ था वो किसकी रिकमेंडेशन पर था? तब आप क्या कह सकते हैं? वो रिकमेंडेशन थी बी आर दुबे कमेटी की, और बी आर दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पर 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड क्या किया गया? 2 न्यू डिवीजन्स का फॉर्मेशन किया गया। 2 नए आपको क्या दिखाई देंगे इस रीजन पर? 2 न्यू डिवीजन्स दिखाई देंगे, मतलब संभाग दिखाई देते हैं। अब मध्य प्रदेश में इस टाइम पर क्या हो गया? तो आप देखोगे कि अभी हमने कितने 45 देखे थे, 10 और बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट की संख्या? 55, और 6 अब और क्या होंगे? अब नए बनेंगे। अब देखिए आते हैं, बात करते हैं 1998 पे ही हमको चलना है। देखो 1998 पे इसलिए चलना है क्योंकि जैसे ही हमने क्या किया 10 नए जिलों का निर्माण किया, उसी टाइम पर क्या कर दिया गया? छत्तीसगढ़ की तरफ से वापस डिमांड आने लगी कि हमको और ज्यादा जिले चाहिए, और छत्तीसगढ़ की तरफ से क्या होने लग गया? विरोध चालू हो गया, और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप आगे क्या किया गया? 1998 में ही हमने बनाया सिंहदेव कमेटी, या इस सिंहदेव समिति का फॉर्मेशन कर दिया, और सिंहदेव समिति से कहा कि आप क्या करें? अभी मध्य प्रदेश को और कितने जिले बनाए जाने हैं इसकी जाकर के संभावनाओं को तलाश करें। और इन्होंने क्या कर दिया? अपनी रिकमेंडेशन दी, और उस रिकमेंडेशन में इन्होंने क्या कहा? 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कही। इनकी रिकमेंडेशन पर क्या हुआ? 6 नए जिले हमको दिखाई देंगे, और इनकी रिकमेंडेशन पर 6 नए जिले बनकर के तैयार हो जाएंगे। मतलब 6 नए जिलों का निर्माण और किसकी अनुशंसा पर हुआ? तो सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिलों का क्या हो गया? निर्माण हुआ। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, हमको 3 ही जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 3 हमको किस तरफ दिखाई देते हैं? मध्य प्रदेश की तरफ दिखाई देते हैं।
तो यहां पर हमको उसको जानने की जरूरत है। पहला निकला होशंगाबाद से एक नया जिला बना, ठीक है, किससे? होशंगाबाद से निकल करके आया सामने नया जिला, नाम था हरदा, ठीक है। होशंगाबाद से कौन सा जिला बन गया? हरदा बन गया। वहीं शहडोल से बना उमरिया, शहडोल से उमरिया नया डिस्ट्रिक्ट बन करके आपके सामने आता है। और आगे यहीं पर मंदसौर से एक अलग डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा आपको, सॉरी, मंदसौर से नया डिस्ट्रिक्ट दिखेगा आपको नीमच। ये 3 डिस्ट्रिक्ट किसके? तो सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर 3 और नए डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की तरफ के हमको जानने की जरूरत है। यहां तक बात क्लियर है। मैंने कहा 1998 में सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर 6 नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट कहां पर थे? 3 डिस्ट्रिक्ट थे एमपी की तरफ, 3 नए जिले हैं। अब 3 नए जिले कौन से हैं? तो होशंगाबाद से अलग होकर के हरदा बना, शहडोल से अलग होकर के उमरिया बना, और मंदसौर से अलग होकर के क्या बन गया? नीमच बन जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब जैसे ही इतनी चीजें बनी तो अब हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? मैंने आपको बताया था सर, देखो 1972, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1972 में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? आपको मालूम है 43 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। संभाग कितने थे? तो संभाग की बात करें तो यहां पर 8 हैं। इसके बाद चेंज कब आया? 1998 में। कितने नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे? सॉरी, यहां पर हो जाते हैं 45, क्योंकि 2 बन जाते हैं। 1998 में हमारे पास 16 नए जिले बनते हैं। तो यहां पर देखिए हम क्या कर देंगे, 16 को इस पर प्लस कर देंगे। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे हमारे पास? 61 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 1961 में। यहां तक बात क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई? तो ये सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या बना दिया गया? 6 नए जिले, मतलब हमारे पास अब 61 जिले हो गए। अब देखिए चेंज कब आ जाएगा? चेंज आ जाता है इन द ईयर ऑफ 2000, ठीक है। क्या बन जाता है? इन द ईयर ऑफ 2000। और 2000 में जो है अब हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 के दिन क्या कर दिया गया? 1 नवंबर 2000 के दिन हमने मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया, और नए राज्य के रूप में भारत के नक्शे में हमको छत्तीसगढ़ दिखाई देना चालू हो जाता है। और नया राज्य हमको देखने लग जाता है कौन सा? अब देखिए आकर के बात करते हैं 1 नवंबर सन 2000। यहां पर क्या किया गया? अब मध्य प्रदेश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट हमारा क्या कहलाया? एक पार्ट हमारा हमको दिखाई देता है मध्य प्रदेश के रूप में, और दूसरा पार्ट हमको क्या दिखाई देता है? दूसरा पार्ट हमको दिखाई देता है छत्तीसगढ़ के रूप में। और यहां से जो है क्या कर दिया गया? अलग अलग राज्य हमको दिखाई देना चालू हो जाते हैं, मतलब 2 अलग अलग हमको क्या दिखाई देंगे? राज्य दिखाई देंगे। तो हम इसे कहेंगे, अब देखेंगे आफ्टर, देखो कमेंट मत करो, मैं कमेंट अभी 5 मिनट बाद लूंगा और सबके जवाब दूंगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या देखेंगे? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ क्या क्या चेंजेस आए। तो देखिए इससे पहले की अगर हम बात करते हैं, मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है, कब की बात करेंगे यहां पर? तो यहां पर हम बात करेंगे बिफोर 2000। यहां पर देखेंगे हम एमपी आफ्टर 2000। यहां पर क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़, ठीक है, नया राज्य बन करके हमारे सामने निकल करके आएगा।
अब हम इनकी बातें करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें बची। देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, डिस्ट्रिक्ट, कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के पास बचेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, सबसे पहला जिला देखेंगे मध्य प्रदेश के पास कितना बचा। उसके बाद हम देखेंगे संभाग, या इसी को हम कहेंगे डिवीजन। ठीक है, इसके बाद डिवीजन देखेंगे। इसके बाद साथ साथ हम देखेंगे यहीं पर राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी बची, लोकसभा की सीटें कितनी रह गईं और कितनी छत्तीसगढ़ के पास गईं, और विधानसभा में क्या क्या परिवर्तन आया। ठीक है, इतनी बातें हम क्या करेंगे, इतनी बातों को हम देखेंगे। अब आ जाते हैं कहां पर, कहीं पर कुछ अलग लिख दिया क्या, सॉरी एक मिनट, कहां पर कह रहे हैं 1972 ही तो लिखा है, कहां पर कुछ और लिख दिया। नहीं भाई, अभी तो कुछ अलग सा नहीं लिखा है, कहीं पर होगा तो आप बताना मुझे उसके पास की, मैं वापस जब स्लाइड बैक करूंगा तो मैं चीजें देख लूंगा। ठीक है, अब देखिए चेंजेस क्या है इसके बाद। अब देखिए हमें मालूम है 2000 से पहले मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, अभी मैंने कहा कि टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 61। ठीक है, 61 जिले हो गए थे मध्य प्रदेश में। अब डिवीजन हुआ तो मध्य प्रदेश के पास कितने बचे, तो देखिए कितने चले गए छत्तीसगढ़ की तरफ, जल्दी से बताओ। छत्तीसगढ़ की तरफ चले जाते हैं 16 और मध्य प्रदेश के पास रह जाते हैं 45 वापिस। 16 कहां पर पहुंच गए, 16 डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। संभाग में क्या होता है, तो 2000 से पहले हमारे पास 12 संभाग थे, 9 संभाग मध्य प्रदेश में बच जाते हैं और 3 संभाग किसकी तरफ चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ की चले जाते हैं। ठीक है, किसकी तरफ चले गए, छत्तीसगढ़ की तरफ। अब देखिए राज्यसभा की सीटों में क्या परिवर्तन आया, तो राज्यसभा की इस समय तक मध्य प्रदेश में टोटल सीटें कितनी थी, 16 सीटें थी। ठीक है, इस 16 सीट में वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितनी है, 11। छत्तीसगढ़ को कितनी मिल गई, 5 सीटें मिल गई। ये चेंज कहां पर आया, राज्यसभा सीट को लेकर के। लोकसभा सीट को लेकर के क्या परिवर्तन आया, इस टाइम पर टोटल 40 सीटें थी, इसमें क्या हुआ 29 मध्य प्रदेश के पास रह गई और 11 सीटें किसके पास चली जाती हैं, 11 सीटें चली जाती हैं आपकी छत्तीसगढ़ के पास। ठीक है, अब इसके बाद देखो विधानसभा में क्या परिवर्तन आया, तो विधानसभा में हमारे पास 320 सीटें थी। ठीक है, टोटल सीट कितनी थी अविभाजित मध्य प्रदेश में, 320। इस 320 में मध्य प्रदेश में आज कितनी है, 230, तो माइनस किया, कितनी चली गई छत्तीसगढ़ की ओर, 90 सीट्स। बात क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना। अब देखिए मैंने क्या कहा, जिले कितने, 61। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, विभाजन से पहले तो आप कहोगे सर 61, विभाजन के बाद कितने बचे, 45 बचे। छत्तीसगढ़ के पास कितने चले गए, 16। संभाग कितने बचे, 12। ठीक है, 12 में से हमारे पास कितने रह गए, 9। छत्तीसगढ़ में कितने गए, 3। राज्यसभा सीटें टोटल कितनी थी, 16। मध्य प्रदेश के पास कितनी रह गई, 11। छत्तीसगढ़ के पास कितनी चली गई, 5। इसके बाद क्या रहा, लोकसभा। लोकसभा में आपको क्या दिखाई देगा, 40 सीट, 29 मध्य प्रदेश के पास, 11 रह गई छत्तीसगढ़ के पास। विधानसभा सीट कितनी, 320 रह गई किसके पास, टोटल थी, तो 230 मध्य प्रदेश के पास और 90 रह गई छत्तीसगढ़ के पास। अब देखो यहां से दूसरा अगला चेंज समझो आप, एरिया में क्या चेंज आया। एरिया में क्या परिवर्तन आया, इससे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश का एरिया कितना था, किसी को आप लोगों को मालूम है, अविभाजित मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, 443446।
ये किसका एरिया था? अविभाजित मध्य प्रदेश। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश का एरिया कितना था? 44, 34, 46, ऐसे याद रखिएगा। 44, 34, 46, ये क्या हो गया? आपको विभाजित एरिया दिखाई देता है। अब देखिए विभाजन के बाद मध्य प्रदेश के पास बचा क्या? तो 3 लाख, ठीक है, सॉरी 8,252 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कहां बच जाता है? मध्य प्रदेश में। देखिए यहां पर कई जगह आपको क्या दिखाई देगा? मध्य प्रदेश का एरिया कई जगह आपको दिखाई देगा 245 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके पीछे का रीजन समझिए। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा जब आप कभी जाते हैं कहां पर? अमरकंटक। अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है और उस अमरकंटक के पास क्या है? एक वैली है जिसका नाम है किरार वैली। और किरार वैली को लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद चल रहा था। 7 किलोमीटर स्क्वायर का वो एरिया है और उस 7 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच क्या था? विवाद था, जिसका फैसला कहां पर आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2016 में मध्य प्रदेश के पक्ष में दिया और हमारा एरिया कितना हो गया? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपको क्या दिखाई देता है? एरिया दिखाई देता है। अब देखिए यहां पर से आपको एक और क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। क्वेश्चन क्या करेगा कि 1 नवंबर सन 2000 को एमपी का, ठीक है, सीएम कौन है? ठीक है, और साथ में क्या पूछेगा? गवर्नर कौन है? मतलब राज्यपाल, क्या पूछ लेगा? एक तो राज्यपाल पूछेगा, दूसरा पूछेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है हमारे पास? दिग्विजय सिंह। चलिए जल्दी से अब आप बताइए कि गवर्नर कौन था इस समय? ठीक है, गवर्नर कौन है इस टाइम पर? जल्दी से बता दो। ठीक है, तो आपको यहां पर गवर्नर दिखाई देगा भाई महावीर। कौन दिखाई देते हैं गवर्नर के रूप में? भाई महावीर। एमपी कब बना? एमपी अभी आप आए लगता है फर्स्ट ऑफ, आपको क्या दिखाई दिया? मैंने 1 नवंबर सन 1956 को एमपी बनवा दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ गए। ठीक है, कौन है यहां पर? भाई महावीर जो है सीएम है। आप देखिए चेंजेस छत्तीसगढ़ की तरफ भी समझिए। छत्तीसगढ़ का पहला सीएम कौन बन करके निकल के आए सामने? तो यहां पर आए अजीत जोगी। ठीक है, अजीत जोगी क्या बन गए? अजीत जोगी बन जाते हैं सीएम। और यहीं पर आपको दिखाई देंगे एक व्यक्ति हैं दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, कौन दिखाई देगा? गवर्नर के रूप में आपको दिखेंगे दिनेश नंदन सहाय। क्या बन गए? आपके गवर्नर बन जाते हैं। किस रीजन के गवर्नर बन गए ये? तो ये बन जाते हैं छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल 25 में से 25 ही आएंगे, चिंता ना करें। लालजी टंडन कहां ले आए? लालजी टंडन को अभी मत लेकर के आओ, दिनेश नंदन सहाय को लेकर के आओ। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ तो कौन बने? गवर्नर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखाई देता है? गवर्नर के रूप में दिनेश नंदन सहाय दिखाई दे जाते हैं। चलिए अब आते हैं आगे की बात करते हैं कि इसके बाद अब एमपी में और क्या परिवर्तन आया। अब देखिए मध्य प्रदेश हमारा विभाजित हो गया और विभाजित होने के बाद अब हमारा नया मध्य प्रदेश बचा।
अब जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे तो एक और बात कर लेते हैं। इन द ईयर ऑफ 2003, कहां की बात कर रहे हैं अब? एमपी में। ठीक है, यहां पर क्या किया गया? 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए गए। 3 नए जिले बनाए गए 2003 में। देखो, आप इसको इस बात से याद रखो कि 1998 में आपको 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं। उन 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट में क्यों दिखाई दिया? वो 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट आपको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि 1998 में इलेक्शन था। अब 5 साल बाद वापस इलेक्शन होना है ना भाई, 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा या नहीं होगा? आपका आंसर होगा सर होगा। अब जब 5 साल बाद वापस इलेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे? नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। और क्या किया गया? इसी समय जो है 15 अगस्त 2003 के दिन क्या किया गया? 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की अनुशंसा पर, किसकी? बोस समिति या बोस कमेटी की अनुशंसा पर हमने क्या किया? 3 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए। इस नाम को याद रखिएगा, आपसे बार बार पूछता है बोस समिति। 2003 में जो नए 3 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बनेंगे वो किसकी रिकमेंडेशन पर है? बोस समिति की रिकमेंडेशन पर। देखो यहां पर क्या हुआ, तो आप यहां पर दिखाई देगा आपको अशोकनगर। ठीक है, कहां से? गुना से। सॉरी, ठीक है। अब दिखाई देगा बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर किससे बना? खंडवा से। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे जाएगा? बुरहानपुर। और बुरहानपुर आपका निकल करके आता है खंडवा से। अगला जिला कौन बनेगा इसी समय पर? अलीराजपुर क्या बना था इसी समय पर या कोई और बना है? तो आप कहोगे सर यहां पर दिखाई देगा अनूपपुर नए जिले के रूप में। ठीक है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। अनूपपुर बना किससे? शहडोल से। ये 2003 की कंडीशन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई? आवाज आवाज अब साफ आ रही है? कमेंट करके बताइएगा। अब आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, अब आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है या नहीं? चलिए, दिव्या जी कल की क्लास में बताया हुआ है। कल की क्लास मैंने इसीलिए कहा था, कल की क्लास आज की क्लास से भी ज्यादा क्या थी? इंपॉर्टेंट थी। 1956 में जो है पंडित रविशंकर कौन बनते हैं? सीएम बनते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के। बिल्कुल, इसीलिए हर एक क्लास, चलिए मेरी हर एक क्लास जो है पिछली क्लास से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्या हो गई आप लोगों को? अच्छा, कहाँ ये? चलिए मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से बना करके लिखूं, सजा करके। फिर भी मैं बोल देता हूं, थोड़ा सा उसकी आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर अशोकनगर बना किससे? गुना से। बुरहानपुर बना खंडवा से। अनूपपुर बनता है किससे? शहडोल से। ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट बन करके आपके सामने आ जाते हैं। कब? तब आप कहोगे 15 अगस्त 2003 के दिन। अब इलेक्शन थे तो इसलिए आपको नए डिस्ट्रिक्ट बन के दिखाई देते हैं। अब नया इलेक्शन कब होगा? तो आपका आंसर होगा सर नया इलेक्शन अब हमको दिखाई देगा। कितने बचे थे वहां पर? 45। अब 2003 में अगर पूछते हैं मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने हो जाते हैं टोटल? डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 48। कब? 2003 में। अगला इलेक्शन कब आएगा? इलेक्शन आएगा सर 2008 में। ठीक है, कब दिखाई देगा आपको इलेक्शन? 2008 में नया इलेक्शन दिखाई देगा। और जब
2008 में नया इलेक्शन दिखाई देगा तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर दो अलग जिले निकल करके सामने आएंगे। एक तो आएगा झाबुआ से निकल करके अलीराजपुर, झाबुआ से अलीराजपुर निकल करके आ गया सामने। अब आपको क्या दिखाई देगा, सिंगरौली दिखाई देगा, साथ में निकल करके आया किससे, सीधी से। यहां पर सीधी से एक नया जिला दिखाई देगा, नाम है इसका सिंगरौली। अभी आप लोग कमेंट कर रहे थे सिंगरौली सिंगरौली, तो जब बनेगा तो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ, ये वाला बना आपका 17 मई के दिन, कभी कभी डेट पूछ लेता है, याद रखिएगा। ये आपका कब बना, ये बना 29 मई के दिन, ठीक है। दो अलग अलग आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, सॉरी 29 नहीं 24 करिएगा, सॉरी 24 ऑफ मई को। ये हमारा कौन सा हो गया, 49वें नंबर का जिला हो गया। ये कौन सा हो गया हमारा, 50वां जिला हो गया, ठीक है। 2008 में हमारे पास क्या हुआ, 2008 में हमारे पास दो नए जिले निकल करके आए। एक झाबुआ से निकला अलीराजपुर 17 मई के दिन, और सीधी से क्या निकल करके आ गया, सिंगरौली निकल करके आ गया, कहां पर, 24 मई के दिन। बात क्लियर हो गई इतनी। अब चलिए आगे चलते हैं। और इसी टाइम पे क्या किया गया 2008 में, तो 2008 में ही 14 मई सन 2008 को एक नया डिवीजन बनाया गया, और डिवीजन का नाम संभाग शहडोल। इसी दिन क्या हो गया, शहडोल एक नए डिवीजन के रूप में निकल करके सामने आ जाता है। 14 सॉरी मई नहीं, कहां गया, सॉरी मई मत लिखिएगा, एक मिनट, 14 जून के दिन आता है, सॉरी, ठीक है। ये क्या निकल करके आ गया, 14 जून के दिन जो है डिवीजन निकल गया। अरे शिवपुरी 56 में ही बन गया भाई, ठीक है। शिवपुरी कब बन गया, 56 में ही मिल गया है, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। आगर मालवा अभी 52वां, अभी हम चलते हैं देख लेते हैं, आगर मालवा 51वां और 52वां निवाड़ी देखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या बना, शहडोल नया संभाग बना 14 जून 2008 को। झाबुआ से अलीराजपुर बना 27 मई को। 50वां जिला सीधी से सिंगरौली बना कितने को, 24 मई को। अब अगला इलेक्शन कब होगा, आप लोग जल्दी से बताओ आप मुझे। 2013 को इलेक्शन होगा, ठीक है। अगला विधानसभा इलेक्शन कब हुआ, 2013 को। और 16 अगस्त सन 2016 के दिन एक नया जिला बन करके आ जाता है, और नए जिले का नाम क्या है, आगर मालवा, ठीक है। कौन सा है, तो शाजापुर से निकल करके बनता है, शाजापुर से आएगा आपका आगर मालवा, ठीक है। कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट था, 51वां डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। देखिए निधि जी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप लोग देख, बस 2 मिनट और रुक जाइए, एक पॉइंट और बात कर लूं, फिर मैं आप लोगों से सारी बातें करता हूं। अभी कमेंट छोड़ दीजिए। मैंने कहा 2013 में वापस विधानसभा इलेक्शन होने थे, और उस टाइम पर शिवराज गवर्नमेंट ने क्या किया, 16 अगस्त 2016 को शाजापुर, सॉरी 2013, 16 यहां पर लिख गया है, ओके, इसीलिए आप लोग कहते हो 2013 को। 16 अगस्त सन 2013 को क्या हुआ, शाजापुर से अलग होकर के आगर मालवा जो है मध्य प्रदेश का अगला डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं अगला चेंज कब आया, तो इलेक्शन अब कब होगा, तो भाई 19 में होना है। लेकिन हमने क्या किया 2018 में, किस दिन, 1 अक्टूबर
2018 में एक नया जिला बना दिया और नए जिले को हमने बनाया टीकमगढ़ से अलग करके नया जिला बनाया। ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर के नया जिला कौन सा बना? कौन बताएगा? निमाड़ी बना या कुछ और बना? जल्दी बताओ यार, कम से कम आप लोग करंट से रहा करो अपडेट। निवाड़ी क्या बन जाता है? अगला जिला बन जाता है। ठीक है, कब बना? टीकमगढ़ से अलग होकर के 1 अक्टूबर 2018। और यही क्या है? तब आप कहोगे सर निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो गया है अब। ठीक है, किस आधार पर? एक तो समझिए आप एरिया में भी और साथ में क्या है? पॉपुलेशन में भी, मतलब क्षेत्रफल और साथ में जनसंख्या, दोनों के आधार पर यह क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, ये क्या हो गया? सबसे छोटा जिला हो गया। बिल्कुल एमपी करंट भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल निधि जी, अगर आपको पता होता तो हमसे क्यों पढ़ते? कोई बात नहीं, चलिए अभी तो हाँ, अब आप लोग जो जो पूछना है अब पूछ लीजिए। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक, और अगली क्लास मतलब हम मंडे को मिलेंगे और मंडे को मैं बात करूंगा नए गठित मध्य प्रदेश की, मतलब 2000। ठीक है, कब? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन मतलब मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की बात करूंगा। गुरुजी टाइम दूसरा करो। देखिए टाइम को लेकर के मैनेजमेंट चीजें देखता है। मैं मैनेजमेंट से एक बार बात करूंगा। एमडी जी ऑसम सर, टीचर सर, ओके थैंक यू। सारे टीचर ऑसम होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो आपको पढ़ाने के लिए, उनकी अपनी एक रिसर्च होती है। निधि जी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं अगर कोई चेंज नहीं आ पाता। मोहित जी शहडोल, नए जिले और भी हैं सर? नहीं, आज देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या बता दिया, एक नया जिला बन गया, 51 थे, अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हमारे पास? 52। अभी देखो 3 जिले प्रस्तावित हैं। ठीक है, अभी क्या है? 3 जिले प्रस्तावित हैं, और जैसे ही 3 जिले और बन करके आते हैं मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। साथ में 2 संभाग भी हमारे पास प्रस्तावित हैं। ठीक है, 1 नवंबर। अब हमारे पास क्या है? तो अगर आज की डेट में आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं। टोटल संभाग कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। ठीक है, टोटल संभाग कितने बच गए मध्य प्रदेश में? 10 संभाग है अभी आज की डेट में, टिल नाउ। ठीक है, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं मतलब अभी, तो तब तक क्या है? इतने ही जिले हैं। अरे डिवीजन का मतलब होता है संभाग। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत, जो ये मैं डिवीजन लिखता हूं, ठीक है, डिवीजन संभाग को कहते हैं। डिवीजन क्या है आपका? संभाग है। ठीक है, तो आपको क्या प्रस्तावित में अभी कौन सा है? आपको एक तरफ आपको मैहर दिखाई देगा। ठीक है, एक तरफ आपको क्या दिखाई देगा? नागदा दिखाई देगा। ये भी आपको प्रस्तावित जिले हैं। ठीक है, लेकिन जब बन जाएंगे तब हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही बनेंगे बहुत सारी चीजों में चेंज आएगा, तो तब हम इस पे विस्तार से बात कर रहे होंगे। अब ये राहुल भाई राहुल कौन है क्या कोई राहुल? भाई आपके दोस्त हैं शायद, आकाश आपको बार बार पूछ रहे हैं। हाँ, अगर टाइम चेंज हो पाएगा तो कोशिश करूंगा, बिल्कुल मैं बात करूंगा। हाँ, संडे ऑफ रहता है भाई, मेरा भी अपना सामाजिक सांस्कृतिक जीवन है। आप लोग क्या चाहते हो भाई? शाम को जो है
समझ रहे हो, आज तो मौसम भी अच्छा है दिल्ली का, दिन में धूप भी नहीं थी, और धूप नहीं थी तो हमारे लिए भी तो कुछ एक आध दिन हम लोगों के लिए भी छोड़ दिया करो। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, संडे को क्लास नहीं होगी। क्या है 3 न्यू जो काला, चलिए, हाँ जी, मैं एमपी से हूँ, जबलपुर से। चलिए, अब आज के लिए इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आप लोग जो है आराम से रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय भीम। ठीक है, जय बजरंगबली, जय अर्जुन लक्ष्मण सीताराम सब। ठीक है, सबकी जय हो मेरी तरफ से। भोपाल आएंगे, जल्दी ही आएंगे और आते ही रहते हैं, तो आपसे मुलाकात वहां भी करेंगे। चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।